नमस्कार मित्रों, अनकट विद आशुतोष में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। राहुल गांधी जी ने चुनावी प्रक्रिया को लेकर, इलेक्टोरल प्रोसेस को लेकर और इलेक्शन कमीशन पर जो लगातार हमला कर रहे हैं, उससे राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से बहुत लिमिटेड तरीके का जवाब देता है या नहीं देता है। भारतीय जनता पार्टी उसके मुकाबले में ज्यादा जवाब दे रही है, ज्यादा आक्रामक है और वो कह रही है कि राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करके देश की डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को खतरा पहुंचा रहे हैं और संदेह पैदा कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन जैसी चीजों पर। कल राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें एक नया खुलासा किया था। उस मसले पर भी बात हुई कि वोट का डिलीशन किस तरह से हो रहा है। पिछली बार एडिशंस की बात की थी, इस बार डिलीशंस की बात की थी। और जो वो हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, उन्होंने खुद ने कहा कि अभी हाइड्रोजन बम के लिए इंतजार कीजिए, तैयार हो रहा है, वो भी फूटेगा। तो हाइड्रोजन बम का मसला, राजनीतिक तौर पर क्या चुनावी प्रक्रिया, और बार बार कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये अराजकता है, और जैसे नेपाल में, बांग्लादेश में और श्रीलंका में हुआ कि पहले आप चुनावी संस्थाओं को संदेह के दायरे में डाल दें, उससे अराजकता पैदा होती है, फिर सरकार को दायरे में डाल दीजिए। और कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें बड़े लोग, डीप स्टेट के लोग शामिल है। क्या हो रहा है, क्या सरकार इस पर वाकई घिर गई है, इस सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं आशुतोष, सत्येंद्र के फाउंडर हैं, और आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की राजनीति और पत्रकारिता में उनका एक बड़ा मजबूत नाम है। आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं सर? क्या हो रहा है, ये क्या घमासान आपने करवा रखा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो ये डीप स्टेट की बात है और ये जो अराजकता फैलाने वाली बात है, जब जब किसी भी देश में, मैं सिर्फ भारत के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जब जब किसी भी देश के अंदर विपक्ष आक्रामक होता है, हमलावर होता है, सरकार पर हमले करता है और सरकार के पास जवाब नहीं होता, तब एक ही तर्क उनके पास होता है कि विपक्ष देश के अंदर अराजकता फैलाना चाहता है, यहाँ की संवैधानिक संस्थाओं को डिस्क्रेडिट करना चाहता है और विदेशी ताकतें और डीप स्टेट आके इस देश को डिस्टेबलाइज करना चाहती है। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि जो मौजूदा सरकार है और मौजूदा सरकार से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो इस वक्त बुरी तरीके से परेशान है, अंदर से हिले हुए हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका काउंटर कैसे करें। ये बिल्कुल उसी तरीके की स्थिति है। अगर आज राहुल गांधी के ऊपर ये आरोप लगेगा कि दरअसल वो किसी डीप स्टेट का हिस्सा है या डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, तो फिर उनको जयप्रकाश नारायण की श्रेणी में रखना चाहिए, क्योंकि जयप्रकाश नारायण ने 1970 के दशक में सेना और पुलिस बल को यहां तक कहा था कि आप सरकार के कोई कर सकता है कि आज के जमाने में कोई सोच सकता है। तो ये जो स्थिति है, ये बिल्कुल उसी तरीके की स्थिति है कि जब इंदिरा गांधी के ऊपर हमले बढ़ने लगे, इंदिरा गांधी के पास किसी चीज का कोई जवाब नहीं था, तब इंदिरा गांधी ने विदेशी हाथ का जिक्र किया था। आज लगभग उसी तरीके के तर्क वो सारे लोग दे रहे हैं और मेरा मानना यह कि जो लोग इस तरीके के तर्क दे रहे हैं वो दरअसल इस मुल्क से मोहब्बत नहीं करते हैं, उनको इस देश के अंदर विपक्ष नहीं चाहिए। उनकी नजर में सरकार का हर काम जो है वो गंगा जल की तरीके से पवित्र है और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनमें किसी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, राहुल गांधी विपक्ष का काम कर रहे हैं और खुदा ना खास्ता जो आरोप अगर वो लगा रहे हैं, अगर इस आरोप में रंच मात्र भी सत्यता है, तो आप सोचिए कि ये भारत के लोकतंत्र को किस तरीके से जड़ से खत्म करने की एक बड़ी साजिश होगी। इसलिए राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है उसकी जांच होनी चाहिए, पड़ताल होनी चाहिए। और अगर जांच नहीं होगी, पड़ताल नहीं होगी, तो कैसे पता चलेगा कि राहुल गांधी के आरोप गलत है या सही है या झूठे है या फर्जी है। इसलिए मुझे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पे, उनके मंत्रियों पर तरस आता है कि वो ऐसी बेतुकी बातें कर रहे हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं। लेकिन सर, अब जयप्रकाश नारायण का आपने जिक्र किया। अब जयप्रकाश नारायण और राहुल गांधी जी को जोड़ना तो थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा मेरे ख्याल से। मैं कोई राहुल गांधी जी की क्रेडेंशियल्स पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा, लेकिन जेपी के एक अलग तरीके का व्यक्तित्व है, उनको राहुल गांधी जी। लेकिन मुद्दा ये है कि वो ये कह रहे हैं कि जैसे अभी नेपाल में हुआ, जैसे पिछले दिनों बांग्लादेश में हुआ, वो सब भी इसी तरह का प्रोसेस था जिसमें हमने पहले इलेक्टोरल प्रोसेस को, इलेक्टेड गवर्नमेंट को सवालों के दायरे में खड़ा किया। और उसमें गंभीर आरोप जो मुझे लगता है कि वो ये कि भाई कोई दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया, जो अलग लोग हैं, वो हिंदुस्तान की या बांग्लादेश की या नेपाल की तरह यहाँ पर भी इस सरकार को, जो चुनी हुई सरकार है और चुने हुए प्रतिनिधि हैं, संसद चुनी हुई है, उनको निशाने पर कर रहे हैं।
क्या आपको लगता है कि कोई डीप स्टेट इसमें नहीं है? कोई चुन लिया जाए इसलिए तो वो देशभक्त होगा या राष्ट्रभक्त होगा, इसकी तो कोई गारंटी है नहीं। और चुना हुआ आदमी भ्रष्टाचारी नहीं होगा, या चुना हुआ आदमी अपराध नहीं करेगा, या देश को कमजोर नहीं करेगा, या देश की जड़ों में मट्ठा नहीं डालेगा, इसकी तो कोई गारंटी है नहीं। बजाय इसके कि श्रीलंका के अंदर वो सरकारें क्यों डिस्क्रेडिटेड हुई, बांग्लादेश के अंदर सरकारें क्यों डिस्क्रेडिटेड हुई, नेपाल के अंदर सरकारें क्यों डिस्क्रेडिटेड हुई, क्योंकि अगर जनता जनार्दन है, अगर जनता से लोकतंत्र है, तो वहां की जनता अगर सड़क पर उतरी है तो फिर वहां की जनता को अपने शासन को बदलने का या अपने शासक को बदलने का अधिकार है। ये तो महाभारत में अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह ने भी कहा था युधिष्ठिर को, जब वो राजनीति का ज्ञान दे रहे थे, कि अगर राजा अगर जनता के हितों की रक्षा न करे या उनका नुकसान पहुंचाए तो जनता को उसको बदलने का अधिकार है। मैं ये नहीं कहता कि उनको मौजूदा सरकार को बदलने का अधिकार बदला जाना चाहिए या नहीं, तो ये तो लोकतंत्र तय करेगा। लेकिन अगर जयप्रकाश, अगर नरेंद्र मोदी की तुलना या बताने की कोशिश की जाए कि वो हिंदुस्तान के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, तो राहुल गांधी की तुलना जयप्रकाश नारायण से क्यों नहीं हो सकती? मुझे ये तर्क समझ में नहीं आता। क्या नरेंद्र मोदी वाकई में इतने बड़े नेता हो गए कि जवाहरलाल नेहरू से बड़े हो गए हैं? क्या वो वाकई में इतने बड़े नेता हो गए कि इंदिरा गांधी से बड़े हो गए हैं? क्या वाकई में इतने बड़े नेता हो गए कि 20वीं शताब्दी में गांधी से बड़े हो गए हैं? अगर वो हो गए हैं तो राहुल गांधी निश्चित तौर पर जयप्रकाश नारायण से बड़े नेता है, इसमें मुझे कहने मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल ये तुलना ही बेकार है। मैं जो कहना चाहता था, मैं ये तुलना करना जरूरी नहीं है, तुलना करना जरूरी नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब जब सरकारों के खिलाफ विपक्ष का आंदोलन मजबूत होता है, तब तब सत्ता पक्ष के पास सिवाय इस तर्क के कि विदेशी साजिश की जा रही है और सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है, कोई तर्क नहीं होता। राजीव गांधी ने भी यही तर्क दिया था जब बोफोर्स का मसला सामने आया था, और तो और मनमोहन सिंह की सरकार ने भी वही तर्क दिया था जब अन्ना का आंदोलन खड़ा हुआ था। तो आज अगर सत्ता पक्ष के लोग राहुल गांधी पर यह आरोप लगाएंगे, कहेंगे वो डीप स्टेट का हिस्सा है, तो मुझे कोई हैरानी नहीं है। सवाल क्या है कि जो मुद्दे वे उठा रहे हैं, उन मुद्दों में दम है या दम नहीं है, उन मुद्दों में सच्चाई है या सच्चाई नहीं है। और ये कैसे पता चलेगा कि वो मुद्दे फर्जी हैं जब तक उसकी जांच नहीं होगी। मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं, अगर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जगह होता तो मैं पहला काम करता, राहुल गांधी के आरोपों की जांच करवाता, और अगर वो झूठे साबित होते तो राहुल गांधी को राजनीति के वनवास में डालने के लिए विवश कर देता। सरकार ये काम नहीं कर रही है, चुनाव आयोग ये काम नहीं कर रहा है, वो सिर्फ डॉज कर रहे हैं, इसलिए संदेह बढ़ता जाता है। और राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, ही इज नॉट वो सिर्फ राहुल गांधी नहीं है, ही इज इंस्टीट्यूशन ऑफ अपोजिशन, ही इज इंस्टीट्यूशन, और इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन से सवाल करता है। पार्लियामेंट्री प्रोसेस इज इंस्टीट्यूशन एज ए पार्ट। तो अगर ज्ञानेश कुमार थोड़ी है, ज्ञानेश कुमार इज एन इंस्टीट्यूशन, he represents election commission. Rahul Gandhi is an institution, he represents opposition. So one institution is asking questions to another institution, why he is not responding? Simple. नहीं, लेकिन चुनाव आयोग तो कह रहा है कि हमने तो हर बार जवाब दे दिया है। जितनी बार राहुल जी ने जवाब मांगा, पिछली बार महाराष्ट्र का जवाब दे दिया, कर्नाटक का जवाब दे दिया, हर चीज का जवाब दे रहे हैं। वो हर दिन कोई ना कोई बात करते हैं और एग्जेजरेशन करते हैं वो, कि जैसे 6000 डिलीशन अभी कहा गया और उसमें से केवल 24 मामले थे, जेन्युइन थे। लेकिन आप ऐसा माहौल बनाएंगे कि 6000 वोट डिलीट हो गए। हालांकि इसका तर्क जो है कांग्रेस के मित्रों ने मुझे दिया कि भाई मान लीजिए ये तो चोरी पकड़ी गई, अगर वो 6000 वोट डिलीट हो जाते तो नतीजे बदल भी सकते थे। दूसरा तर्क भारतीय जनता पार्टी के नेता देते हैं कि ये तो चुनी हुई सरकार है और राहुल गांधी भी चुने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी 303 से 240 पर आ गई, तो वोट चोरी कैसे हुई? वोट चोरी होती तो 303 की बजाय 350 हो जाती, जो उनका नारा था। अब आप ये कहिए कि मेरे घर में कोई घुस आया, चोरी करने की उसने कोशिश की, वो सोना चुराना चाहता था, लेकिन जल्दबाजी में या गलती से साइकिल चुरा के चला गया, तो वो चोरी नहीं हुई क्योंकि सोना मेरा चोरी नहीं हुआ। मतलब अगर ये तर्क है तो ये बहुत ही बेतुका तर्क है। महत्वपूर्ण सवाल ये नहीं कि सोना चोरी हुआ या साइकिल चोरी हुई, महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या किसी ने चोरी करने की कोशिश की या नहीं कोशिश की, ये सवाल है। राहुल गांधी कह रहे चोरी करने की कोशिश की गई,
तो कैसे पता चलेगा कि चोरी हुई या चोरी करने की कोशिश की गई या नहीं चोरी करने की कोशिश की गई? ये तो इलेक्शन कमीशन मान रहा है कि चोरी करने की कोशिश की गई। उसने जो अपना प्रेस नोट जारी किया है एक्स पे, दूसरे नंबर पर है और उसमें कहा गया कि चोरी करने की कोशिश की गई लेकिन वो नहीं कर पाए। तो किसने चोरी करने की कोशिश की? मैं लेकिन यही वो तो तो सवाल ये भी पूछ रहा कह हूं। रहे हैं ना कि हमने ही शिकायत दर्ज कराई। नहीं, बहुत अच्छा है। अगर आपने शिकायत दर्ज कराई तो खाली शिकायत दर्ज कराने मात्र से आपके कर्तव्य की तिश्री हो गई, या आपकी दिलचस्पी, ज्ञानेश कुमार जी की दिलचस्पी ये पता करने में होनी चाहिए, या राजीव कुमार जी की दिलचस्पी पता करने में, किसने कोशिश की? जो इलेक्शन के, जो भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली को अंदर से सबवर्ट करने की कोशिश कर रहा था। वो कांग्रेस का भी आदमी हो सकता है, वो बीजेपी का भी आदमी हो सकता है। हम ये क्यों माने कि बीजेपी का आदमी ये कोशिश कर रहा था? क्यों माने भाई? हम तो ये मान के चलेंगे कांग्रेस का आदमी उसको सबवर्ट करने की कोशिश कर रहा था। अगर कांग्रेस का आदमी भी सबवर्ट करने की कोशिश कर रहा था, या समाजवादी पार्टी का सबवर्ट करने की कोशिश कर रहा था, या शिवसेना का सबवर्ट करने की कोशिश करना चाहिए, तो उसकी भी तो पड़ताल होनी चाहिए ना। जब तक पड़ताल नहीं होगी कि वो कौन है, क्या वो अमेरिका के इशारे पे कर रहा था, क्या फ्रांस के इशारे पे कर रहा था, क्या वो शेख हसीना के इशारे पे कर रहा था, क्या राजपक्षे किसके इशारे पे, क्या वो दाऊद इब्राहिम के इशारे पे कर रहा था, क्या पाकिस्तान के इशारे पे कर रहा था, चीन के इशारे पे कर रहा था, कौन था वो आदमी? ये क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन पता कराने की कोशिश करता? सरकार क्यों नहीं इसको पता करने की कोशिश करती? मेरा मुख्य सवाल तो यही है। और तो और, जब आपको क्या कर्नाटक लगता है क्यों सरकार नहीं चाहती कि जांच हो? इसीलिए आपको ऐसा संदेह लगता पैदा है? होता है, इसीलिए संदेह पैदा होता है। मैं कहता हूं कि अगर इतना बड़ा, जब इलेक्शन कमीशन खुद मान रहा है कि चुनावी प्रक्रिया को सबवर्ट करने की कोशिश की गई, 600 से ज्यादा वोटों को डिलीट कराने की कोशिश की गई, पकड़े गए, 6,000। वो 6,000 पकड़े गए। जब पकड़े गए तो कौन है भाई? हु इज दैट? वो समवन कौन है? इसको जानने में तो दिलचस्पी होनी चाहिए ना। इस पर तो भारत की पूरी रिसोर्सेज लग जानी चाहिए पता करने में कि भाई इजराइल है, अमेरिका है, दाऊद इब्राहिम है, लश्कर तैयबा है, जैश ए मोहम्मद है, कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी, कौन है भाई जो भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नष्ट करने में लगा हुआ है? संदेह इसलिए होता है क्योंकि सरकार की दिलचस्पी इसकी जांच करने में नहीं है, चुनाव आयोग की दिलचस्पी इसको जांचने में नहीं है। और जब कल वहां के झूठ बोला गया, मैं फिर कह रहा हूं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कहता हूं, स्टेट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने झूठ बोला। एक अनसाइंड, मैं इसको दोबारा अंडरलाइन कर रहा हूं, अनसाइंड प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें यह कहा गया कि वो जब से यह सवाल उठा था अबियार पाटिल की वजह से, कालबुर्गी की पुलिस को हमने जानकारियां दी। ये उनका कहना है, और वो इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की कि ये जो राहुल गांधी है वो झूठ बोल रहे हैं, और वो उनको जानकारियां दे दी गई हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जानकारी नहीं दी गई। अगर ऐसा था तो मेरे पास ये जो चिट्ठी है जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से रिलीज की गई है, इसमें 14 मार्च 2025 की ये चिट्ठी है जो वहां के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने भेजी है। योगेश्वर एस के नाम से सिग्नेचर है इसमें, ज्वाइंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। यस, वो क्यों ये चिट्ठी लिख रहा हूं, मैं पढ़ देता हूं इसमें कि आई एम डायरेक्टेड टू फॉरवर्ड द अबव रिक्वेस्ट फॉर काइंड पेरुसल ऑफ द ऑनरेबल कमीशन एंड टू रिक्वेस्ट that the information sought by the investigating officer may be provided from ICT division of ECI। आप खुद लिख रहे हो कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो जानकारी चाहता है आपको जानकारी प्रोवाइड कराएं। मेरे पास 17 से ज्यादा रिमाइंडर्स आ चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक गहरी साजिश के तहत कल उस प्रेस रिलीज को जारी कराया गया है और इंप्रेशन देने की कोशिश की गई है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो ये चिट्ठी आपने क्यों लिखी? तो जो सवाल इन्होंने क्या कहा, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, देखिए इस पूरे खेल को समझना पड़ेगा। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शुरुआत में इलेक्शन कमीशन ने जानकारी दी, लेकिन जब उनसे स्पेसिफिक जानकारी मांगी गई तो उसके बाद से उन्होंने स्टोन वॉल कर दिया। उसके बाद वो जानकारी देने से मना कर रहे हैं। वो जानकारी क्या है? आज टेक्नोलॉजी का जमाना है और टेक्नोलॉजी के जमाने में कोई ऐसे अल्लाह टप्पू की तरीके से तो वाकई नहीं करेगा कि पकड़ा जाएगा। वो तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। उस सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी में जो भी अटेम्प्ट कर रहा है उसकी जो लोकेशन है वो आईपी एड्रेस के माध्यम से आप नहीं उसको पकड़ पाएंगे, क्योंकि वो डायनामिक है।
क्योंकि वो डायनेमिक है इसलिए वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो डेस्टिनेशन आईपी है, डेस्टिनेशन पोर्ट है और जिसकी आप जियो टैगिंग कर सकते हैं, वो इंफॉर्मेशन दीजिए। जब आप वो इंफॉर्मेशन देंगे तो आप उस सोर्स तक पहुंच जाएंगे जिस सोर्स के माध्यम से इसको करने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं प्रोवाइड करता है इसको? चलिए मैं मान लेता हूं इलेक्शन कमीशन के पास इतना सोफिस्टिकेशन नहीं है। इलेक्शन कमीशन कर्नाटक की पुलिस के साथ बैठे और कहे कि देखिए ना आपके पास इतना सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी ना मेरे पास है कि हम इसको कर सके। एक काम करते हैं, इसको हिंदुस्तान के सबसे बड़े साइबर एक्सपर्ट के पास लेके चलते हैं, उसको एम्प्लॉय करते हैं और दोनों मिलकर कोशिश करते हैं कि भाई ये डेस्टिनेशन आईपी और डेस्टिनेशन पोर्ट के माध्यम से हम उस टेक्नोलॉजी के तक पहुंच सकते, उसको क्रैक कर सके जहां से कोशिश हो रही। इलेक्शन कमीशन ये काम क्यों नहीं कर रहा? इलेक्शन कमीशन उल्टे झूठ बोल रहा है कि हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। आपकी चिट्ठी साफ तौर पे है, चिट्ठी मौजूद है और आप खुद ही कह रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर लगातार बार बार मुझे कर रहा है और आप इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हु इज अ लायर? मैं नहीं कहना चाहता ज्ञानेश कुमार जी झूठ बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि ज्ञानेश कुमार जी को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है या वो किसी दबाव में है। किसके दबाव में है? सर अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़े, मान लीजिए ज्ञानेश वाली बात, ज्ञानेश कुमार जी की बात हो गई, हालांकि वो तो इंस्टीट्यूशन के तौर पर ही उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सारा मसला उससे पहले का है। मैं ये समझना चाहता हूँ इसका आप पॉलिटिकल प्रेसिपिटेशन कैसे देख रहे हैं, क्योंकि यदि देखा जाए, मुझे नहीं समझ में आया, हो सकता है आपको समझ आई होगा, जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो बहुत ज्यादा मजबूती से इस लड़ाई में राहुल गांधी जी के साथ नहीं दिखाई दी। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके खिलाफ खड़ी हैं, लेकिन एक भी पूरा जॉइंट अपोजिशन, ये तो बड़ा मसला है ना, जैसे आपने भी बताया कि सारा, और इसका नुकसान तो सबको होगा, तो एक को तो होगा नहीं, केवल राहुल गांधी को होने वाला है। तो क्यों जो हमारी अपोजिशन पार्टीज हैं वो जॉइंटली इस पूरे एक्सरसाइज को ऑपरेट कर रही हैं या खड़ी हो रही साथ? सरकारों से लड़ने के लिए बहुत जिगरा चाहिए सर, आप तो अच्छी तरीके से जानते हो। आपको तो प्रधानमंत्री जी ने नीचे उतार दिया था जब वो मुख्यमंत्री थे। आप जानते हैं कि ये जो पुशबैक गवर्नमेंट की तरफ से आता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। मैं तो मानता हूं कि आज की तारीख के विपक्ष के ज्यादातर नेता, और छोड़ दीजिए सत्ता पक्ष के भी ज्यादातर नेता, वो आराम तल भी हो गए हैं। वो सड़कों पे नहीं उतरते। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगता है कि नरेंद्र मोदी जी है ना, वो मेहनत करके हमको जिता देंगे। उसी तरीके से विपक्ष के अंदर भी है कि आराम से अगर हम एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, लीडर ऑफ अपोजिशन हो जाए, पार्टी के अध्यक्ष बन जाए, तभी तो ये हालत है। तभी तो अपनी अपनी पार्टियां नहीं बचा पा रही वो लोग। तो लड़ाई तो देखिए एक ही आदमी शुरू करता। हर आदमी महात्मा गांधी नहीं बन सकता, ना महात्मा गांधी होता है, और हर आदमी ना तो नरेंद्र मोदी। महात्मा गांधी बनने के लिए लोग तो साथ खड़े होते हैं ना, पीछे तो होते हैं ना, वो पीछे नहीं दिखाई दे रहे राहुल जी के। वो जब महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे तो अचानक लोग उनके साथ नहीं खड़े हो गए थे। जब महात्मा गांधी 1914 की दिसंबर में जब आए थे तब लोग उनके साथ नहीं खड़े थे। उनको भी चंपारण जाना पड़ा था, उनको भी वहां पे महीनों तक भूख हड़ताल करनी पड़ेगी, तब लोगों को लगा कि ये आदमी जो है लड़ने लायक है। तो एक दिन में कोई महात्मा गांधी नहीं बनता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज से 5 साल पहले की जो राहुल गांधी की स्थिति थी आज वो नहीं है। आज उनकी स्थिति में जबरदस्त बदलाव आया है और उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। और जब अगर वो जांच से भागेंगे, जैसा कि बोफोर्स के जमाने में कांग्रेस पार्टी ने भागने की कोशिश की थी, या जैसे कि अन्ना के आंदोलन के बाद उन्होंने हुडबिंग करने की कोशिश की थी, जब जब सरकारें जांच से भागती हैं, मेरा मानना यह है कि तब तब वो अपने आप को कमजोर करती हैं और कहीं ना कहीं उनकी दाढ़ी में कोई ना कोई तिनका होता है जिसको छिपाने की कोशिश की जाती है। तो मैं इस तर्क को नहीं मानता कि राहुल गांधी अकेले हैं। देखिए जिंदगी में एक दो आदमी ही होते हैं जो मजबूती के साथ खड़े। मार्टिन लूथर किंग अकेले ही थे, अंत में उनको गोली खानी पड़ी। महात्मा गांधी को अंत में गोली खानी पड़ी। सब लोग नहीं आते। उस वक्त भी बहुत सारे लोग थे कांग्रेस पार्टी के अंदर थे, अरे क्या महात्मा गांधी क्या कर रहे हैं, उनके करने जब उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया, आप देख लीजिए जो उस वक्त उनके इमीडिएट जो सबऑर्डिनेट्स थे, जो उनके जूनियर, सरदार पटेल हो चाहे जवाहरलाल नेहरू, सबकी दो राय थी, ये क्या बड़ो क्या कर रहे हैं। सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट दरअसल चर्चा उस वक्त यही हो रही थी वहां पे। लेकिन अंत में उसी लोग कहेंगे कि आशुतोष जी जो है राहुल गांधी को हीरो बनाने में लगे हुए हैं। जेपी, फिर महात्मा गांधी, फिर मार्टिन लूथर किंग के बराबर राहुल गांधी को खड़ा कर रहे हैं। मैं नरेंद्र मोदी को भी हीरो नहीं मानता हूं, तो मैं राहुल गांधी को हीरो कैसे? नरेंद्र मोदी की तो हम बात ही नहीं कर रहे। मैं ये कह रहा हूं, इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका लगा हुआ जो नरेंद्र मोदी को देवता मानना
बनाना चाहता, ईश्वर का अवतार बनाना चाहता। मेरे लिए वो एक इंसान है, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, इसलिए मैं उनकी इज्जत करता हूं। कल भारत के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो एक बुजुर्ग के नाते उनकी इज्जत करूंगा। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है और वो मजबूती के साथ वो काम कर रहे हैं जो एक लीडर ऑफ अपोजिशन से उम्मीद की जाती है। जो सत्ता पक्ष से लगातार तीखे सवाल पूछ रहे हैं, तो उसमें हीरो बनाने न बनाने का बात ही नहीं है। हाँ, एक कोशिश ये जरूर इस देश के अंदर पिछले 10 साल से चली है कि राहुल गांधी को पप्पू साबित कर दो। साबित तो नहीं कर पाए ना उसको। आज भी वो मजबूती से, वो एक आदमी, अगर मजबूती से एक आदमी खड़ा हुआ है तो हमको उसकी तारीफ करनी चाहिए। और मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि जिस तरीके से भारत का टेलीविजन जो है वो कब्रिस्तान पहुंच चुका है या शमशान पहुंच चुका है, कि वो सच को सच कहने की क्षमता खो चुका है, या जो सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष के साथ खड़ा होता है। मैं उनमें से नहीं हूं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी अच्छा काम कर रहे हैं, मैं बोलूंगा राहुल गांधी अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, मैं बोलूंगा नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। जिसको पसंद हो वो ठीक है, जिसको ना पसंद हो ईश्वर उनको भी सुख शांति दे। वो तो ठीक है। नहीं, अब जो आपने कब्रिस्तान और टीवी की बात कर दी, वो तो सब आप ही के ट्रेंड किए हुए लोग हैं। हाँ, नहीं, आपके बाल अब सफेद हो गए। मुझे मुझे हर द्रोणाचार्य को इस बात का अफसोस होता है कि उसने गलत लोगों को ट्रेनिंग दे दी। नहीं, मुद्दा वो नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि इससे कहीं ये मैसेज तो नहीं जाता कि भाई राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे, क्योंकि यदि सब लोग साथ खड़े होते हैं, आपकी बात ठीक है, लेकिन यदि अपोजिशन पार्टी, बीजेपी की तो बात ही क्यों करें, अपोजिशन पार्टी में जिनका नुकसान होगा, सबका ही नुकसान होगा, बीजेपी का भी होगा, तो वो साथ खड़े हो तो लगता है कि ये लड़ाई ज्यादा मजबूत है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अभी जब राहुल जी ने और तेजस्वी जी ने बिहार में यात्रा निकाली, वोट अधिकार यात्रा, तो एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ कि तेजस्वी जी राहुल जी को बोल रहे हैं कि अरे ये छोड़िए वोट चोरी की बात, अब बिहार में रोजगार और महंगाई और इस सब पर बात कीजिए। और खैर वो वोट अधिकार यात्रा खत्म हो गई, तो आज तेजस्वी जी बिहार अधिकार यात्रा पर निकल गए। इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि लोगों में एक भरोसा जो पैदा होना चाहिए वो क्या कमजोर होता है यदि इसको ज्यादा सॉफ्ट तरीके से भी बात करें तो? नहीं, मैंने तो अभी कल ही परसों एक सर्वे देखा है। जिस एसआईआर के बारे में कहा जाता था 4% लोग नहीं है, अब वो अनएम्प्लॉयमेंट के बाद 21% लोग उसको मान रहे हैं कि वो एक मुद्दा है। देखिए, हम इस बात को ना भूलें कि सरकारें बहुत पावरफुल होती है और नरेंद्र मोदी की सरकार तो भारत के इतिहास की सबसे पावरफुल सरकारों में से एक है। संस्थाओं को मैनिपुलेट कर लेना है, एजेंसीज को मैनिपुलेट कर लेना, परसेप्शन को मैनेज कर पाना, ये हर सरकार करती है। अन्ना आंदोलन के दौरान भी जो कांग्रेस की कमजोर सरकार थी मनमोहन सिंह, उसने भी साबित करने की कोशिश की कि फोर्ड फाउंडेशन से पैसा आ रहा है अरविंद केजरीवाल को। अन्ना हजारे जो है वो आरएसएस के आदमी है। हुआ क्या अंत में? हुआ क्या? हुआ ये कि अंत में उनकी सरकार चली गई। मैं नहीं चाहता नरेंद्र मोदी जी की सरकार चली जाए। मैं ये कह रहा हूं, और वैसे भी पत्रकार का ये काम नहीं कि सरकार जाए या ना जाए। हमारे चाहने नहीं चाहने का कोई सेहत पे क्या, इशू नहीं है, ये हमारे चाहने नहीं चाहने का इशू नहीं हमारी है। सेहत पे क्या है? मेरा तो बुनियादी सवाल ये है कि लोगों के बीच ये मुद्दा है या नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के तौर पे जो आरोप लगाए हैं उसकी जांच होनी चाहिए। जांच से क्यों भाग रहे हैं ज्ञानेश कुमार जी, मुख्य चुनाव आयुक्त? जांच से क्यों भाग रही केंद्र की सरकार? और मैं 3 उदाहरण आपको देता हूं जिसकी वजह से यह शक पुख्ता होता है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ बहुत गंभीर कारण। पहला, जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जब यह ऑर्डर दिया कि चुनाव की प्रासंगिकता और उसकी साख के लिए जरूरी है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग के सदस्यों के नियुक्ति में पूरी तरीके से निष्पक्ष दिखना चाहिए। और जब उन्होंने कहा कि 3 लोग जो चुने, जो प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और मुख्य न्यायाधीश, इसकी कमेटी होनी चाहिए। और जब उन्होंने कहा कि आप अपने चाहे तो कानून बना सकते हैं उस पर, तब उन्होंने मुख्य न्यायाधीश को हटा के अपने कैबिनेट के एक आदमी को क्यों रखा, जिससे निष्पक्षता पर पहला प्रश्न खड़ा हो जाता। दूसरा, लेकिन ये बिल तो पार्लियामेंट ने पास किया ना, अपोजिशन ने इस पर नहीं बनाया। पार्लियामेंट हर कानून सही बनाती होती तो राज्यसभा की जरूरत नहीं होती। मैं ये कह रहा हूँ कि अपोजिशन ने इस पर दबाव नहीं बनाया। नहीं, देखिए, अपोजिशन, मैं फिर कह रहा हूँ, एक जागरूक नागरिक का अधिकार है कि वो इन सवालों को खड़ा करे। मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने क्यों नहीं मुख्य न्यायाधीश को बने रहने दिया? ये सवाल तो उठना चाहिए ना, क्यों नहीं मुख्य न्यायाधीश को बने रहने दिया? उन्होंने अपने एक सबऑर्डिनेट को क्यों रख दिया, ताकि हमेशा 2 एक से एक। दूसरी बात यह हुई कि 2023 में भी एक कानून लाया गया जिसके तहत ये सुनिश्चित कर दिया गया कि चुनाव आयुक्त के पद पर रहते हुए आप जो कुछ भी फैसले करेंगे उसकी क्रिमिनलिटी किसी भी अदालत में क्वेश्चन नहीं होगी। भाई, इसके पहले भी चल रहा था, किसी को कोई आपत्ति नहीं, आप ये कानून क्यों लेकर आए? संदेह पैदा होगा। तीसरा, हरियाणा को लेकर जब कांग्रेस पार्टी ने चंडीगढ़ के हाई कोर्ट में जब चैलेंज किया
और चंडीगढ़ के हाईकोर्ट ने ऑर्डर जारी किया कि सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफ्स को आप प्रोवाइड करिए, तब बदल केंद्र की सरकार ने बाकायदा नियम में बदलाव करके ये कह दिया कि हम सिर्फ पेपर प्रोवाइड कर सकते हैं 9223A कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स के हिसाब से, 1961 के हिसाब से हम और चीजें नहीं प्रोवाइड। आपने कानून क्यों बदला? किस बात का डर है भाई? मैं यही तो, ये सारी चीजें हैं जो मन में सवाल पैदा करेंगी, और इसलिए राहुल गांधी जो तर्क दे रहे हैं या जो आरोप लगा रहे हैं उसमें क्रेडिबिलिटी दिखाई पड़ती है कि भाई जरूर कुछ ना कुछ है। आप स्टोन वॉल क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी ने जब महादेव त्रिपुरा की का जिक्र किया तो आप कह रहे हैं कि हम सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा सकते क्योंकि उससे माँ बहनों की जो है वो प्राइवेसी को खतरा होगा। तो इसका मतलब देश के अंदर कहीं भी सीसीटीवी कैमरे नहीं लगने चाहिए, ये कहना चाहते हैं आप? ये बात तो कोई मूर्ख ही कह सकता है भाई कि सीसीटीवी फुटेज नहीं लगने चाहिए। मैं ज्ञानेश कुमार जी को मूर्ख नहीं कह रहा हूं, बहुत समझदार पढ़े लिखे आदमी है, बहुत, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन इस तरीके का तर्क जब आप देते हैं तो वो मूर्खता से भरा हुआ तर्क होता है। तब तो सीसीटीवी की प्रासंगिकता ही खत्म हो जाती है। तब तो जो हर आदमी जो फोन लेके घूम रहा है जिसमें कैमरे हैं, जो किसी का भी फोटो खींच सकता है, उसकी प्रासंगिकता खत्म। आप इस तरीके के तर्क देंगे तो फिर आप सवालों के घेरे में रहेंगे। सर, आखिरी सवाल, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर इतनी सारी चर्चा होती है, राहुल जी भी वही लड़ाई लड़ रहे हैं ऐसा माना जाता है, तो जो इलेक्शन कमीशन ने अभी कहा कि भाई हम पूरे देश भर में एसआईआर करवाएंगे, तो क्यों पूरा देश जो है उसके साथ खड़ा नहीं होता? एसआईआर होने में या पूरी की पूरी रिवीजन हो जाने में, रिव्यू हो जाने में कोई दिक्कत आपको लग रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, साजिश का हिस्सा लगता है। बिल्कुल रिव्यू होना चाहिए, मैं पूरी मजबूती के साथ कहता हूं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में यही इलेक्शन कमीशन तमाम तरीके के तर्क देता है कि जो 65 लाख लोगों के नाम हमने काटे हैं, हम उनकी डिटेल आपको नहीं दे सकते, तो क्यों नहीं दे सकते आप? अगर आप ट्रांसपेरेंट है, आप दे क्यों नहीं सकते? मतलब क्या छुपाना चाहते हैं आप? अब दीजिए, बताइए ना कि इन कारणों से हमने इनका नाम हटा दिया। आप नहीं देना चाहते, बाद में इलेक्शन का बाद में सुप्रीम कोर्ट आपके ऊपर डंडा चलाता है तो आपको देना पड़ता है। आप सुप्रीम कोर्ट में आप कहते हैं कि ट्रांसपेरेंट तरीके से ये हो जाए। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट आपसे कहता है कि आप आधार कार्ड लीजिए, पहली हियरिंग में कहता है, दूसरी हियरिंग में कहता है, तीसरी हियरिंग में कहता है, आप नहीं मानते, उसकी बात चौथी हियरिंग में फिर वो ऑर्डर दे देता है, आपको मानना पड़ता है। क्यों? प्रश्न आपको याद होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सवाल जब चुनाव के दौरान आया था, तब चुनाव आयोग ने क्या तर्क दिया था कि हमको इस डेटा को देने में 1 महीने से ज्यादा का वक्त लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा 24 घंटे के अंदर देना पड़ेगा, और 24 घंटे के अंदर आपने दे दिया। वो तो भला हो इलेक्शन कमीशन का, नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला था और चुनाव आयुक्त को जेल जाना पड़ता। आपने अदालत में झूठ बोला कि आप नहीं दे सकते 1 महीने के अंदर। अगर आप 1 महीने के अंदर नहीं दे सकते थे तो 24 घंटे के अंदर कैसे दे दिया? तो इलेक्शन कमीशन का मामला था, वो इलेक्शन कमीशन का मामला नहीं था, एसबीआई का मामला। नहीं, मैं इलेक्शन कमीशन ने तर्क दिया था कि हम नहीं दे सकते आपको, हमको 1 महीने से ज्यादा का वक्त लगेगा इसमें देने में। इसका मतलब आपके पास डेटा था, आप डेटा नहीं देना चाहते थे, और जब आप उस डेटा को केयरफुली देखेंगे तो आपको पता चलेगा उसमें बीजेपी फंस रही थी, जो बाद में मुद्दा बना। ठीक है, तो सवाल तो खड़े होंगे ना इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पे। और सवाल क्या, मतलब ये तो ब्रेजन तरीके से किया जा रहा भाई। वो जो नवीन चावला जी तो खामखा बदनाम थे। ये जो शेरो शायरी करने वाले लोग आ गए हैं, ये भाई ज्ञानेश कुमार जी कहां से आए हैं? क्या ज्ञानेश कुमार जी तो आने के पहले अमित शाह जी के साथ ही काम कर रहे थे ना? ये तो सारे सर, ये तो इलेक्शन कमीशन में जो आईएएस ऑफिसर आते हैं वो तो सरकार में ही रहेंगे ना। बिल्कुल, वो तो टीएन सेशन भी सबसे ब्लू आइड पर्सन थे राजीव गांधी के। लेकिन तो अगर वो है, वो आशुतोष जी को और विजय त्रिवेदी को तो नहीं बना सकते। एक जो सिस्टम इलेक्शन का बना हुआ, वक्त आएगा जब ऑफिसर होंगे, एक वक्त आएगा जब आपको और हमको बना देंगे लोग। आप देख लीजिए, नेपाल के अंदर बना दिया गया, और बांग्लादेश ने सबक सीख लिया कि इन नेताओं, इन राजनेताओं से देश नहीं चलने वाला ठीक से, इसलिए उन्होंने वहां पे एक नोबेल लॉरियट को बनाया और वहां पे चीफ जस्टिस को बना दिया। चीफ जस्टिस को मैं बहुत लाइटर वेन में इस बात को कह रहा हूँ, इसको गंभीरता के साथ हमारे दर्शक ना ले। मैं ये कह रहा हूँ कि उसी सिस्टम में बहुत सारे ईमानदार लोग हैं, लेकिन जब आप दूसरे पद पर आते हैं तब आपको उस संवैधानिक संस्था की मर्यादा का ध्यान होना चाहिए और उसके हिसाब से काम करना चाहिए। और जैसा कहा गया, सीजर्स वाइफ शुड नॉट बी अबव सस्पिशन। जब सीजर्स वाइफ के बारे में कहा गया है
कि सीजर की पत्नी भी पर शक नहीं होना चाहिए, तो सीजर को तो बिल्कुल ऐसा काम तो होना ही चाहिए। और ये तो वो पॉलिटिकल पार्टी है जो राजा राम की बात करती है। एक धोबी ने आरोप लगा दिया था, तो राजा राम ने अपनी पत्नी की अग्नि परीक्षा ले ली। तो जो राम की बात करते हैं, भारतीय हिंदू परंपरा की बात करते हैं, वो अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार क्यों नहीं? ये सवाल तो मैं ज्ञानेश कुमार जी से भी पूछूंगा, ये सवाल मैं अमित शाह से भी पूछूंगा, ये सवाल मैं नरेंद्र मोदी से भी पूछूंगा, ये सवाल मैं मोहन भागवत से भी पूछूंगा कि अगर आप वाकई में राम के सच्चे सिपाही हैं, उनको मानते हैं, तो अगर राम अग्नि परीक्षा ले सकते हैं, तो आप क्यों नहीं ले सकते? आप करिए, आप जांच कराइए। चलिए, अग्नि परीक्षा की बात अच्छी कही आपने और बिल्कुल ठीक बात है अग्नि परीक्षा में, और अबव सस्पिशन होना बहुत जरूरी है किसी भी सिस्टम के लिए। चलिए, आप अपना ख्याल रखिए, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, उसके बाद भी आपने ये वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए, आपको जरूर लगेगा कि आशुतोष जो बात करते हैं वो खरी खरी बात होती है। इसी के साथ खत्म करते इस बात को। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं, अपने मित्रों